अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भारत की साख और व्यापार जगत की एक बड़ी खबर है। भारत की औद्योगिक तरक्की से आजकल जिस तरीके से भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, वो आज दुनिया में चर्चा का विषय है। हम ये बताना चाहते हैं कि औद्योगिक तरक्की से दुनिया हैरान है। भारत बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पर है। भारत की ये तरक्की में आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े उद्योग समूह की बड़ी भूमिका है, और इनमें से एक है अडानी ग्रुप, जिसकी तरक्की देश की आर्थिक तरक्की और नए रोजगार तैयार होने से सीधे जुड़ी हुई है। लेकिन बीते कुछ समय में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसने अडानी ग्रुप को लेकर तमाम बातों को फैलाया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। इनमें से एक थी हिडनबर्ग रिपोर्ट को, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर चुका है। अब ऐसी एक बार फिर से कोशिश एक और एक तरफा और तथ्यों से परे रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने 2014 में घटिया क्वालिटी के कोयले को इंडोनेशिया से सस्ती दरों पर खरीदा और उसे कहीं ज्यादा महंगा और बेहतर क्वालिटी का कोयला बताते हुए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी टैंगको को बेच दिया। यही नहीं, रिपोर्ट में इस मामले को भारत में वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ दिया गया और लांसेट की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि भारत में हर साल 20 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से जान गंवाते हैं। ऐसी कुछ और रिपोर्ट्स का भी जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सतही है, यह आज बाजार के रुख ने यानी सेंसेक्स के रुख ने साफ कर दिया, जब फाइनेंशियल टाइम्स का OCCRP और सोरोस की साजिश मार्केट में आज मुंह के बल गिर गई। इस रिपोर्ट के बावजूद आज यानी 23 मई को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8.01% और चढ़ गया। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज को BSE 30 में शामिल करने के आसार भी अब दिख रहे हैं। शुक्रवार को BSE इसका ऐलान कर सकता है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा आज ही अडानी पोर्ट्स 4.72% ऊपर चढ़ा, अडानी पावर 2.79% ऊपर चढ़ा, अडानी टोटल गैस 2.30% ऊपर चढ़ा। बाजार के एक विशेषज्ञ एक एक खबर पर पैनी निगाह रखते हैं और इस रिपोर्ट पर बाजार को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। इसीलिए लगातार अडानी के ग्रुप के शेयर्स आज ऊपर चढ़े हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट की पड़ताल करते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म कैंटोर ने भी एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी टैंगको को यह परचेज ऑर्डर एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे कंपनी ने खुले प्रतियोगी वैश्विक बिडिंग प्रक्रिया में जीता था। अडानी कंपनी पहले से तय कीमत पर कोयला तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई करने को प्रतिबद्ध थी। टैंगको ने यह कीमत इसीलिए तय की थी ताकि वो भविष्य में कोयले की कीमतों में होने वाले बदलाव से खुद को सुरक्षित रख सके। इस टेंडर के तहत 5,800 से 6,700 ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला ही सप्लाई किया जा सकता था। अगर सप्लायर ने इससे कम गुणवत्ता का कोयला सप्लाई किया जाता तो पेनल्टी लग सकती थी। आपको बता दें कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोयले की प्रति किलोग्राम कैलोरी के आधार पर तय की जाती है। अगर प्रति किलोग्राम कोयले की कैलोरी कम होगी तो कोयले की क्वालिटी घटिया बताई जाएगी, और अगर कैलोरी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। कोयले की क्वालिटी सप्लायर द्वारा टेस्ट नहीं की जाती है, बल्कि सप्लाई लेने वाले प्लांट द्वारा टेस्ट की जाती है, जो यहाँ पर इस केस में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसीलिए यह कहना विश्वास योग्य नहीं है कि अडानी ने कम गुणवत्ता का कोयला खरीदकर उसे बेहतर गुणवत्ता का बताते हुए बेचा, क्योंकि कोयले का टेस्ट खरीदार द्वारा किया जाता है और उसी के आधार पर भुगतान भी करता है। यही नहीं, सप्लाई किया गया कोयला 100 GCV पॉइंट्स के भीतर था, इसीलिए उसे पूरे भुगतान योग्य समझा गया। अंत में कोयले के स्रोत को लेकर पूरा जोखिम सप्लायर का रहा, क्योंकि यह एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कस्टम्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि कथित 2012 से 2014 के दौर में डीआरआई और कस्टम ने सभी कोयला आयातकों पर आरोप लगाया था कि वो आयात किए गए क्वालिटी को कम करके बताते हैं और वो ज्यादा कस्टम ड्यूटी की मांग कर रहे थे। इसीलिए इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो डीआरआई और कस्टम की तब की बात के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारा मानना है कि बाजार को भी इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है, क्योंकि बाजार भी मान रहा है कि इस स्टोरी में कोई दम नहीं है। और आप खुद देख लीजिए शेयर बाजार क्या कह रहा है। आज ही अडानी एंटरप्राइज का शेयर 8.01% चढ़ा है। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इस तरह की मोटिवेटेड रिपोर्ट्स किस तरह से मीडिया के एक वर्ग में हाथों हाथ ली जाती हैं। यह भी गौर कीजिएगा कि रिपोर्ट मार्केट शुरू होने के साथ ही छपती है और मिनटों में आगे बढ़ा दी जाती है। यह ग्राफिक्स आपको यही दिखाने की कोशिश है कि 12 अक्टूबर 2023 को जैसे ही फाइनेंशियल टाइम्स का लेख छपा, देश विदेश के कई पत्रकारों ने इसे तुरंत रीट्वीट कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। आप देखिए कैसे अल सुबह 4:30 बजे साजिश का इंटरनेशनल मकर जाल एक्टिव हो जाता है और कुछ ही देर में भारत समेत दुनिया भर में यह फैल जाता है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी मेरे साथ हैं। क्रॉफर्ड बेलिक एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर संजय अशर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले महेश जेठमलानी के पास चलते हैं। महेश जी, पहला सवाल आपसे ही, जो आप क्योंकि इस बुरे मामले को देख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने जॉर्ज सोरोस बैक्ड ओसीसीआरपी के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लगातार भारतीय हितों को टारगेट किया है। ज्यादातर मामलों में आरोप लगाने वाले ही कटघरे में खड़े भी हुए हैं, फिर भी ऐसे हमले नहीं रुकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है? मैं देखता ही नहीं हूं। सबसे पहले तो ये तो फजूल की बात है, इस पे कुछ दम है ही नहीं। ये 2014 का ट्रांजैक्शन है। सेम जो खिलाड़ी हैं जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पार्टिसिपेट किए थे उस मसला में, वही एक्टर्स फिर से इसमें इन्वॉल्व है। यानी OORCP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्ट अनकवरिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये बेमतलब की इशू है। इसमें ये ऑपोजिशन का डेस्परेशन दिखाता है। आप विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। ये बताइए कि जब तमाम जांच और अदालत में आरोप साबित नहीं हुए हैं, उल्टा आरोप लगाने वाले ही कटघरे में खड़े हो गए हैं, तो फिर एन चुनाव के वक्त इस रिपोर्ट के पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? चुनाव का मौसम चल रहा है देश में। देखिए, ये तो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, डिस्टेबलाइज करने की बात है। इसमें अस्थिरता लाने की बात है। और अडानी ग्रुप, जिसका जो एक बहुत सीरियस मामले में से क्लीन चिट मिला है सुप्रीम कोर्ट को, उसको दोबारा किसी भी तरीके से और किसी भी और झूठ फैला के उनको फिर से डिफेम करने की बात है। लेकिन स्टॉक मार्केट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया था और किसी ने बहुत गैर कानूनी रूप से बहुत पैसे बनाए थे। $150 बिलियन का मार्केट कैप अडानी खो गए थे उस समय, और किसी ने उसको प्रॉफिट के रूप में हासिल किया है। दूसरा ये जो इशू जो मुद्दा जो अभी आया है, वो एक 2014 का इशू है। इतने देर के लिए ये OORCP के इन्वेस्टिगेशंस क्या कर रहे थे? यानी जितना ये प्राचीन काल का इशू है, उससे ही मालूम होता है कि ये लोग डेस्परेट हो गए कि 2014 के इशू को लाना, और वो भी उस समय जब NDA सरकार नहीं थी बल्कि UPA सरकार थी। तो मेरा सीधा जवाब है कि मिनिस्टर फॉर कोयला उस समय का था, उसको कटघरे में डालना चाहिए। महेश जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स में छपे रिपोर्ट के बावजूद गुरुवार को शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 8% से ऊपर चढ़े हैं। बाजार में तो FT, OCCRP और सोरोस की साजिश
मार्केट में मुंह के बल गिर गई है। लेकिन ऐसे दिन में जब इसके सेंसेक्स में शामिल होने की चर्चा चल रही थी, आप इस पर क्या कहेंगे? उससे उसे बिल्कुल संबंधित है, उसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कि वो वापस सेंसेक्स में एनलिस्ट करने की सेबी ने उनको क्लियरेंस दी है, तो ये लोग उठ गए हैं और उनको वो यानी बड़ी देर से उठ गए हैं और अब हमला शुरू किए ताकि वो जो सेबी का जो इरादा है उसको ठुकराने के लिए। उस वक्त के मंत्री पर सवाल पूछे जाने चाहिए। शुक्रिया महेश जेठमलानी हमसे बात करने के लिए।